इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ये हमारा हेडिंग है नेक्स्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? जब कोई भी आवेशित कण, जब कोई भी आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहेंगे? चुंबकीय बल कहेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, और वो जो बल होगा क्या बोलेंगे उसे? चुंबकीय बल। ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। बताइए, ठीक है, समझ में आ गया? ये बात हम यहां पे लिख देंगे। यदि Q आवेशित कण कह दो, चाहे आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से प्रवेश करता है, तब क्या? चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। याद रखना है आपको, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा ना दिया हो, मतलब वो कैसे प्रवेश करे? थीटा ना बनाए, परपेंडिकुलर जाए। परपेंडिकुलर यानी कि यदि थीटा इजिकल टू क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा? क्यू वी बी। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं हम ये बताते हैं कि अगर एंगल ना दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा लो, F इजिकल टू क्यू वी बी। याद होना चाहिए भाई, F अगर एंगल दिया है तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आपको याद होनी चाहिए बात कि जब कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, देखो मतलब ये था, मान लो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ऐसा ना बना के इसे ऐसा बना लो, ये एक समान क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हमने बताया था क्रॉस और डॉट से दिखाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इनवर्ड, अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और कोई आवेश ये है, इस पर क्या आवेश है? Q। ये आवेशित कण है Q, और ये V वेग से प्रवेश कर रहा है, तब इस पर कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। बात खत्म हो गई। अब बताइए, समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, तो हमने ये बात यह लिख दी, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। यदि Q आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए V वेग से प्रवेश करता है, तब चुंबकीय बल F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा या F इजिकल टू क्यू वी बी। ये कब हो गया? जब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री, जब वो लंबवत प्रवेश करे। क्लियर होगी बात? तो बस यही लिखना था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लारेंज बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लारेंज बल। ठीक है, नोट कर लीजिए, है ना, जैसे कि हम आप करते आए हो। ठीक है, तो इसे भी नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लारेंज बल। कभी कभी ऐसा आता है लारेंस बल, यहां पर क्या लिख देता है? सा बना देता है। ठीक है, लारेंस बल एक ही बात है। ठीक है, लॉरेंस
ऐसे फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स या लॉरेंज बल क्या है? तो ये साइंटिस्ट है भाई, कोई और कुछ ना है। लॉरेंज कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बल के बारे में बताया था, तो उसी क्या बोल दिया गया उनके नाम के ऊपर, लॉरेंज बल। अभी ये बताओ, अभी मैंने आपको चुंबकीय बल पढ़ाया, तो उसमें क्या था? उसमें आवेश था, किसमें प्रवेश करा था उसने? किसमें प्रवेश किया था? चुंबकीय क्षेत्र में, बस। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आवेश है वो ऐसी जगह प्रवेश कर रहा है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों पाए जाएं, तब उस पर जो बल लगेगा उसे बोलेंगे लॉरेंज बल। तो अब बताओ उस पर कौन कौन से बल लगेंगे? तो आप ये कहोगे सर उस पर तो दोनों लगेंगे, जब वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल लगेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल लगेगा। मैं कहूँगा वेरी गुड, ठीक है, तो एफ नेट निकाल लो, चुंबकीय बल प्लस वैद्युत बल, दोनों को जोड़ दो, जो आंसर आए वही हमारा लॉरेंज बल है। क्लियर है? करें स्टार्ट, है ना भाई? तो देखते रहेंगे। बेफिक्र रहिए, जुड़े रहिए हमसे, है ना? पूरी फिजिक्स कराएंगे, कहीं भी कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं है। तो लिख रहे हैं हम, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में प्रवेश करता है, ऐसे भी कहते हैं जब कोई आवेशित कण इस प्रकार गति करता है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। ठीक है, ऐसे लिखवा दें। वैसे थ्योरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बात हमें कहनी है कैसे भी कह दो, मगर मैं लिखवा रहा हूं, जब कोई आवेशित कण ऐसी गति करता है जहां पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। बताइए, बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे हम इसे। तो क्या लिखेंगे हम? यदि Q आवेश वैद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, तब लॉरेंज बल तो किसके बराबर होगा? F इजिकल टू होगा वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा? वैद्युत बल को Fe से लिख दिया, E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए हमने दो फोर्स थे जब, वैद्युत बल भी चुंबकीय बल भी, तो दोनों को जोड़ने, दोनों को अलग अलग दिखाने की वजह से इसे Fe से लिख दिया गया, इसे FM से, दोनों को जोड़ दिया और ये क्या आ गया हमारा F, और यही F का नाम मतलब क्या है? लॉरेंज बल। क्लियर है? अब मैं पूछूं वैद्युत बल क्या होता है भाई? वैद्युत बल क्या होता है? तो तुम कहोगे सर वैद्युत बल तो हम ये पढ़ के आए थे, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू, याद है? तो वैद्युत बल F इजिकल टू क्या हो जाएगा? ई क्यू। क्लियर? तो F इजिकल टू ई क्यू, तो हम आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ ई इजिकल टू ई क्यू। ई मतलब Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैं कहूँ यार चुंबकीय बल क्या होता है? तो चुंबकीय बल आप क्या कहोगे? क्यू वी बी। क्लियर है? नहीं, ये होता है, रख दीजिए F इजिकल टू ई क्यू प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? क्यू वी बी। तो F इजिकल टू क्यू यहाँ पर भी कॉमन ले लो, तो E प्लस वी बी। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या फॉर्मूला है किसका? लॉरेंज बल का। कोई अगर आपसे पूछे, पेपर में आ जाए लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे और यहाँ तक प्रूफ करके दिखा दोगे। क्लियर?
अब कभी कभी एक नंबर में ऐसा पूछ लेता है, लारेंज बल का सदिश रूप लिखिए। ये लारेंज बल का क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड बताया हमने, फॉर्मूला आ गया। सदिश रूप लिखिए, सदिश। तो हम क्या करेंगे, तो इसी के नीचे लिखने जा रहे हैं हम। ये नोट कर लीजिए आप, है ना, यही लिख देता हूं, है ना। क्या है, सदिश रूप में। तो देखो F क्या है, बल, सदिश राशि है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, वेक्टर। Q कैसी राशि है, अदिश, तो वेक्टर नहीं आएगा। E कैसी राशि है, सदिश, वेक्टर। प्लस इन दोनों में पता आपस में कैसा रिलेशन होता है, वेक्टर होता है, सदिश गुणनफल होता है। इन दोनों का गुणनफल क्या है, सदिश। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे V क्रॉस B, और इसके ऊपर भी वेक्टर, इसके ऊपर भी। ये आ गया इसका सदिश रूप। बताइए बात समझ में आई या नहीं। तो ये क्या आ गया इसका, अगर पेपर में पूछ लेता है कि लारेंज बल का सदिश रूप लिखिए, तो ये है। ये भी याद रखना, कभी आप सोचो कि गुड़ई तो हो रही है कि V क्रॉस B है या B क्रॉस B लिख दें, क्या लिख दें, B क्रॉस B, ऐसे लिख दो आप यहाँ पर। उन्होंने कहा V तो है यार, B क्रॉस B लिख दो, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ये वेक्टर का चैप्टर आता है, ठीक है, 11वीं क्लास में ही पढ़ाते हैं हम, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ, सुन लो। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। अगर तुम्हें करना ही है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए के करना ही है, तो पता क्या करोगे, माइनस आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं जब वी क्रॉस बी है तो बी क्रॉस वी नहीं लिखोगे, अगर लिखोगे तो माइनस आएगा। समझ रहा हो मेरी बात, तो इसलिए याद रखना ये बात। क्लियर है, लारेंज बल भी समझ में आ गया। आगे बढ़े, आप इसे नोट कर लीजिए, है ना, नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति लिख रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, क्या मतलब हुआ, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है, तो ले लिया भाई, ऐसे ऐसे तो बनाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें क्या करा दीजिए, किसी कण को भेज दीजिए, और कैसे भेजिए, लंबवत प्रवेश कराइए। हम थ्योरी में लिख देंगे सारी बातें, ठीक है। तो जैसे ही कोई आवेशित कण इसके अंदर लंबवत प्रवेश करता है, कोई मान लिए ये आवेशित कण है क्यों, इसके अंदर v वेग से वो प्रवेश करा और लंबवत करा, तो वो कैसे घूमने लगेगा, इस टाइप से घूमने लगता है वो। बात समझ में आ गई। ऐसे घूमने लगता, मतलब कैसे घूम गया है, वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगता है। क्लियर है, ये बात याद रखना। जैसे ही वो लंबवत प्रवेश करेगा इसके अंदर वी वेग से, तो कैसे घूमना है, सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहता हूँ तुम्हें कि जैसे ही वो घूमेगा तो इसका हर एक पॉइंट पर, कहीं भी पकड़ लो इसे, यहाँ हम 4 पॉइंट बना रहे हैं, तो क्या करेगा, केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब तुम कहोगे ये कौन सी बल है, ये तो पहली बार सुनना है अभी हम 12th में। तो जिन बच्चों ने 11th में फिजिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो वो समझ लीजिए भाई कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जब वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करने लगता है। मान लो मैं एक पत्थर ले लूँ, उसे डोरी में बांध के रस्सी में लटका लिया, ठीक है, लटक गया, उसे मैं ऐसे करके घुमाने लगूँ, तो कैसे घूम रहा है वो, वृत्ताकार पथ पे। तो केंद्र की ओर, केंद्र मेरा हाथी तो हो गया, हाथ भी तो है, वो धागा बंधा हुआ ऐसे डोरी, केंद्र की ओर एक बल कार्य करने लगता है जिसे अभी केंद्र बल कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बहुत एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, ठीक है, 11th की फिजिक्स में, कि दूध जो डेयरी होती है, दूध उसमें क्या करते हैं, दूध डालते हैं, वो एक तरफ से क्रीम निकलने लगती है और एक तरफ से सेपरेटा वाला दूध, ठीक है, बिना क्रीम का। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये क्या वजह है, तो अभी केंद्र बल का ही उदाहरण है भाई वो, ठीक है। तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं और दूध के अलग। बस वो क्या करता है, उसे घुमाने लगता है, जैसे घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा, तो क्या होगा, केंद्र की ओर क्या लगने लगा, एक
बल लगने लगा, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल की वजह से दूध के कण मोटे होने की वजह से एक साइड से, क्रीम के कण पतले होने की वजह से दूसरी साइड से निकलने लगते हैं, वो अलग अलग कर देता है। बात समझ में आ रही है। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F = mv²/r। ये याद रखना। m क्या है, जो भी कण है, जैसे ये कण था इसका द्रव्यमान, v क्या है उसकी स्पीड, r क्या है इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जब जहां पे भी दुनिया के अंदर वृत्ताकार पथ होगा तो उसकी त्रिज्या होगी कोई ना कोई, r क्या है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। बताइए बात समझ में आ रही है। क्या कहा मैंने, फिर दोबारा सुनो। कोई भी चीज दुनिया के अंदर, कोई भी चीज जब वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसके सेंटर की ओर, देखो ये है, ठीक है, सेंटर कहाँ है, यही तो है। चाहे कण यहाँ पे है तो इसकी ओर, यहाँ पे है इसकी ओर, कहीं भी है, कहीं भी है इसकी ओर एक बल कार्य करने लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला यह होता है। दूसरी बात, क्लियर हो गई ये बात। दूसरी बात, इस बल की एक खासियत होती है और जो और किसी बलों में देखने को नहीं मिलती। ये जो बल होता है, ये फोर्स, ये किसी दूसरे बल से प्राप्त करता है अपने आप को। ये फोर्स जो लगा ना अभिकेंद्र बल, ये किसी दूसरे बल से लगता है। अब तुम कहो क्या मतलब, ये बात तो समझ में नहीं आई, तो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ, सुनो। मान लीजिए कोई रोड है, सड़क है सीधी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट रोड। यहाँ पे कोई कार या बाइक जा रही है, ठीक है, बाइक जा रही है, बाइक वाला जा रहा है इसे लेकर, ठीक है। तो ये बताइए इसके बीच कौन सा बल लग रहा है इस टाइम। तो अगर आपको ना पता हो ये बता दोगे, क्या क्या कहोगे, घर्षण, फ्रिक्शन। क्या लग रहा है इनके बीच, सड़क के और टायर के बीच कौन सा बल लगता है, घर्षण बल। कौन सा, घर्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन। क्लियर है ये बात। टायर और सड़क के बीच, रोड के बीच कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब मान लो यही सड़क आगे जाके कैसी हो गई, घुमावदार हो गई ऐसे। अब कार, बाइक जो होगी या कार जो होगी घूमेगी। और अभी मैंने बताया था दुनिया के अंदर कहीं भी वृत्ताकार पथ होता है तो केंद्र की ओर एक बल लगेगा जिसे अभिकेंद्र बल कहेंगे, ठीक है। तो अब तुम कहोगे सर अब तो केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगने लगा, तो मैं तुमसे कहूंगा कि इस अभिकेंद्र बल ने किससे बल ले लिया, जो घर्षण लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था, उससे ले लेगा और तुम पास कर जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है, अगर जैसे बारिश हुई भी हो, चनक, मतलब ये जो होती है, ये जो सड़क है ये क्या हो, चिकनी हो जा, ठीक है, बारिश की वजह से ये तुम्हारे टायर वो हो जाएं, घिस जाएं, तो फिर क्या होता है उस केस में अभिकेंद्र बल जितना ज़रूरी है उतना नहीं मिल पाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। फ्रिक्शन जो है, जब सड़क चिकनी होगी तो घर्षण बल कम हो जाएगा। मान लो कि 10 न्यूटन का घर्षण बल था, ठीक है, और तुम्हें अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ गई 12। अभिकेंद्र बल तो 12 ही लगना था, लेकिन अब किसकी वजह से कम हो गया, पहले घर्षण बल भी 12 था या 14 था तो वो आराम से 12 दे देता था, लेकिन अब बारिश हुई थी जिसकी वजह से सड़क क्या हुई भी, पूरी चिकनी, ठीक है। तो या इसके टायर क्या हैं, घिसे हुए हैं, तो जैसे ही वो मोड़ को पार करेगा बाइक सवार तो उसे कितने बल की ज़रूरत पड़ेगी, 12, और उसके पास कितना है इस टाइम, 10, तो इसे मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, बाइक स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। तुमने बहुत बार देखा होगा मोड़ पे यार एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं इसी वजह से, जो वैसे छिछोरे टाइप, ऐसे कहना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, वैसे बच्चे होते हैं, मतलब अनाड़ी टाइप कह दो या नए नए सीखने वाले बाइक के, तो वो क्या करते हैं स्पीड से लेके जाते हैं, और जैसे ही मोड़ आता है तो उन्हें समझ में तो आती ना बात, वो स्पीड कम नहीं करते, तो जिसकी वजह से अभिकेंद्र बल ज़्यादा चाहिए और उन्हें घर्षण बल क्या मिलता है, कम, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी बाइक फिसल जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें वैसे 11वीं की है, मुझे यहाँ समझानी पड़ी। तो अब यहाँ पर तो मैं पूछूं कहाँ से मिला अभिकेंद्र बल, सड़क पर, सड़क के मोड़ पर, तो तुम कहोगे घर्षण बल से मिला, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहाँ कौन सा बल है, अब ये बता दो हमें कि यहाँ पे अभिकेंद्र बल कैसे मिला, जब वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल आया, वो कहाँ से मिला। तो मैं कहूँगा तुम भूल रहे हो, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र बनाया मैंने, तो कौन सा बल होगा यहाँ पे, चुंबकीय बल होगा। तो चुंबकीय बल इसे क्या प्रदान कर देगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देगा और ये आराम से घूमता रहेगा। क्लियर हो गई बात। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहा अभी हमने, किससे मिलेगा यहाँ पे अभिकेंद्र बल, चुंबकीय बल से, ठीक है। और कहाँ की ओर लगता है अभिकेंद्र बल, हमेशा सेंटर की ओर, ये सेंटर ही तो होगा कहीं ना कहीं, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, ठीक है। क्या कह दिया यहीं से हमने, एफ, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन। इन दोनों के बीच ये क्यों बना रहा हूं, ये बताओ, वी और एफ के बीच कितने का एंगल है, 90। क्यों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ गया चुंबकीय बल, तो सर हमने F = QVB sin थीटा भी तो पढ़ा है, ये ना कहोगे तुम, F = QVB sin थीटा। मैं तुमसे कहूँगा देखना कितने का एंगल बनना है F और V के बीच, 90 का।
तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एफ इजिकल टू क्या आया, क्यू वी भी आया, और क्यू वी भी इजिकल टू क्या कर देंगे, अभी केंद्र बल। तो ये बातें थोड़ी सी हम यहाँ पे थ्योरी में लिख रहे हैं पहले, ठीक है, अभी समझ जाओगे फिर दोबारा बताऊंगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, माना कि कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से लंबवत प्रवेश करता है। मतलब बात समझ में आ रही है, हाथों हाथ लंबवत कह दिया मैंने, है ना, परपेंडिकुलर 90 का कोण बनाते हुए। तब वे वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है, जिससे कि उसके केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल F इजिकल टू mv² r प्राप्त हो जाता है, जो कि चुंबकीय बल F इजिकल टू QVB से प्राप्त होता है। अब बता दीजिए समझ में आई बात या ना, जो मैंने तुम्हें समझाई थी वही बातें मैंने सारी बातें यहाँ पर लिख दी और ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। आ जाइए बस अब, तो F क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, F क्या है, mv²/r। तो क्यू वी भी, ये वाली F की वैल्यू क्यू वी भी कहाँ रख दो, इस वाली F की जगह, क्योंकि दोनों ही क्या है, मैंने अभी बताया था बराबर है। कभी केंद्र बल किससे मिलता है, चुंबकीय बल से मिलता है। तो क्यू वी भी इजिकल टू क्या आ जाएगा, mv²/r। बताइए क्लियर। तो v से ये स्क्वायर काट दीजिए, r को इधर ले जाइए, r इजिकल टू क्या हो जाएगा, mv तो बचा, v का स्क्वायर था, स्क्वायर से v कट गया, और क्यू बी को बटे में ले जाइए, क्यू बी। बस यही हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। क्या था ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है। तो समझ में आया। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, ठीक है। इसी चैप्टर की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर, ठीक है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।